हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आज हम करने वाले हैं एनएम से संबंधित अपनी क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। 100 के 100 क्वेश्चंस वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखते हैं। और 2022 का जो पैटर्न है यूपी SSC के द्वारा 38 चैप्टर्स में रखे गए हैं और सारे के सारे चैप्टर से संबंधित इस क्लास में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जितनी भी बहनें इस वीडियो को देखेंगी सभी के सभी सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं और अपने पास में कागज़ और कलम लेकर के बैठना है और आपको चेक करना है कि आपके इन 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन तक सही कर पा रही हैं तो आपकी तैयारी एवरेज दर्जे की मानी जाएगी, यानी कि औसत मानी जाएगी, ना ही अच्छी ना ही खराब। अगर आप 80 तक क्वेश्चन कर पा रही हैं सही तो आपकी तैयारी एक्सीलेंट मानी जाएगी। और अगर आप 60 से कम क्वेश्चन कर पा रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल लग जाना है, रात दिन एक कर देना है, तब आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। अगर उससे कम आप क्वेश्चन कर रही हैं तो फिर आपको समझ लीजिए कि बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा एग्जाम निकालने में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले जितनी बहनें वीडियो को देख रही हैं सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपनी उन एनएम बहनों के पास में भेज दीजिए जिनको इस बार एग्जाम देना है 6 फरवरी को। इसके बाद में आपको हम 38 के 38 चैप्टर की तैयारी करवाएंगे। उसके बाद में अगर टाइम बचेगा तो आपको मैराथन क्लास भी हम करवाने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको 2022 में ही पेपर निकालना है एएनएम का तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप करवाने वाले हैं एक एक क्वेश्चन की तैयारी। जो आपके चैप्टर दिए गए हैं 38 उनसे संबंधित हर प्रकार का क्वेश्चन करवाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो अलग से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है HS का तात्पर्य आपको बताना है कि HS का तात्पर्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है सोते समय, दूसरा है हर घंटे, तीसरा ऑप्शन है 8 घंटे में और चौथा ऑप्शन है 80 दिन में 2 बार। तो सभी लोग आंसर करेंगे HS का तात्पर्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको बताना है क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होता है, HS का तात्पर्य होता है सोते समय। आप लोग याद रखना HS का तात्पर्य क्या होता है, सोते समय। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शीर्ष नाड़ी व रेडियल नाड़ी ज्ञात करने में कितना समय लेना चाहिए। आपको बताना है कि शीर्ष नाड़ी या रेडियल नाड़ी ज्ञात करने में कितना समय लेना चाहिए। ऑप्शन है 2 मिनट, दूसरा है पूरा 1 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 3 मिनट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। शीर्ष नाड़ी या रेडियल नाड़ी ज्ञात करने में पूरा 1 मिनट का समय हमें लेना चाहिए। कितना, पूरा 1 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग एक कागज़ पर सारे के सारे ऑप्शन नोट करते चलना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 100 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है श्वसन की गिनती प्रायः की जाती है। श्वसन की गिनती प्रायः की जाती है। पहला ऑप्शन है तापमान ज्ञात करने के बाद, दूसरा है नाड़ी ज्ञात करने के बाद, तीसरा है नाड़ी ज्ञात करने से पहले और चौथा है रक्तचाप लेने से पहले। तो आपको बताना है श्वसन की गिनती प्रायः कब की जाती है। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना ऑप्शन टिक कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वसन की गिनती नाड़ी ज्ञात करने के बाद में की जाती है। आप लोग याद रखना, नाड़ी ज्ञात करने के बाद में की जाती है श्वसन की गिनती। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कपकपी या जूड़ी की प्रथम अवस्था ... है। आपको बताना है यहाँ पे हमें क्या भरना है। कपकपी या जूड़ी की अवस्था, कपकपी या जूड़ी की प्रथम अवस्था ... है। तो आपको बताना है कि इस खाली जगह में हमें क्या भरना है। ऑप्शन नंबर 1 है गर्म अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है शीत अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है पसीना आने की अवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताना है कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे हमें क्या भरना है। कपकपी या जूड़ी की जो प्रथम अवस्था होती है वो कौन सी हो जाती है, इसका आंसर कीजिए सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, शीत अवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है, शीत अवस्था यहाँ पे भरना है। अगला क्वेश्चन है निरोध निस्सार नली को पुरुष में लगाने पर पट्टी लगानी चाहिए। आपको बताना है कि निरोध निस्सार नली को पुरुष में लगाने पर पट्टी लगानी चाहिए। ऑप्शन 1 है लिंग के चारों ओर पूरी तरह, ऑप्शन बी है जांघ की मध्यवर्ती सतह पर, ऑप्शन नंबर सी है उदर के ऊपर और ऑप्शन नंबर डी है चक्रीय क्रम में। तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, चक्रीय क्रम में। ऑप्शन नंबर डी सही है, चक्रीय क्रम में पट्टी लगानी चाहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन सी सामग्री रोगी के बिस्तर की नहीं होती है। इनमें से ऐसी कौन सी सामग्री है जो रोगी के बिस्तर की नहीं होती है। पहला ऑप्शन है चिकित्सालय चोगा, दूसरा ऑप्शन है स्नान कंबल, तीसरा ऑप्शन है नाड़ी दाब मापी और चौथा ऑप्शन है ये सभी।
तो आप लोग आंसर कीजिए इसका, कौन सी सामग्री रोगी के बिस्तर की नहीं होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, नाड़ी दाब मापी जो होती है ये रोगी के बिस्तर की नहीं होती है। बाकी चिकित्सीय चोगा, स्नान कंबल, ये सभी के सभी रोगी के बिस्तर पर होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। आपको बताना है इनमें से छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है जेजुनम, ऑप्शन नंबर 2 है इलियम, और ऑप्शन नंबर 3 है ड्यूडेनम, और ऑप्शन नंबर 4 है सीकम। तो आपको बताना है छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इनमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, जेजुनम, ऑप्शन नंबर 2 है इलियम, ऑप्शन नंबर 3 है ड्यूडेनम, और ऑप्शन नंबर 4 है सीकम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है इलियम। क्या होता है, इलियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है, गुदवस्ती लगाने के लिए रोगी को किस स्थिति में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठीय आरामदायक स्थिति, ऑप्शन नंबर बी है बाई शिश्न स्थिति, ऑप्शन नंबर सी है उत्तान स्थिति, और ऑप्शन नंबर डी है अधोमुखी स्थिति। तो बताइए गुदवस्ती लगाने के लिए रोगी को किस स्थिति में रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग लगातार बने रहिए और बिना स्किप किए हुए एक भी क्वेश्चन को आगे पीछे नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर करना है और लिखते चलना है साथ में आपके इन 100 में से कितने आंसर सही निकल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बाईं शीर्ष में स्थित। क्या हो जाएगा, बाईं सिम्स स्थित। ऑप्शन नंबर बी सही है, बाईं सिम्स स्थित, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है। तो आपको बताना है कि इनमें से व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है मुख की देखभाल, ऑप्शन नंबर बी है पेरिनियल क्षेत्र की देखभाल, ऑप्शन नंबर सी है पैरों की देखभाल, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो आपको बताना है निम्न में से व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली त्वचा के कार्यों में शामिल है। आपको बताना है कि निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली त्वचा के कार्यों में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, शरीर के तापमान का नियमन, ऑप्शन नंबर 2 है बाह्य घर्षण से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन डी का संश्लेषण, और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 11 का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी त्वचा के कार्यों में शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका ये सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है नींबू एवं संतरे का रस किसका अच्छा स्रोत होता है। तो इसका आंसर करना है आप लोगों को, नींबू एवं संतरे का रस किसका अच्छा स्रोत होता है, विटामिन ए या फिर प्रोटीन का या फिर वसा का या फिर विटामिन सी का। तो इसका सभी लोग आंसर टिक कीजिए क्या सही हो जाएगा, लिख के रखिए अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है संतुलित आहार से आप क्या समझती हैं। आपको बताना है कि संतुलित आहार से आप क्या समझती हैं। ऑप्शन ए है ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक पदार्थ उपयुक्त अनुपात में मौजूद हों। ऑप्शन बी है खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाना जो कि उस खाद्य पदार्थ को अधिक पौष्टिक बना देते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भोज्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देना जो कि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी है रोगी के आहार में कुछ ऐसे रूपांतरण करना जो कि उसकी बीमारी के उपचार में सहायक हों। तो आपको आंसर करना है कि संतुलित आहार से आप क्या समझती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी से टिक कर लीजिए अपना आंसर, फिर हम आपको बता रहे हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक पदार्थ उपयुक्त अनुपात में मौजूद हों उसको कहते हैं संतुलित आहार, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को अपनी सभी बहनों के पास में शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को भी इस साल 2022 का एग्ज़ाम देना है एएनएम का, उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। इस क्लास के बाद में भी जितनी क्लास आने वाली हैं सारी की सारी क्लासें आपके 38 चैप्टर पर आधारित रहने वाली हैं और इन सारे के सारे चैप्टरों का एक एक क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं अपनी क्लास में।
तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सभी के पास में शेयर कर दीजिए एकदम से। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य लाई होती है। सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य लाई होती है। ऑप्शन नंबर 1 है आडी, ऑप्शन नंबर 2 है सिफेलिक, ऑप्शन नंबर सी है लंबवत और ऑप्शन नंबर डी है ब्रीच। तो बताना है निम्नलिखित में से गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य लाई क्या होती है। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन ए है आड़ी, ऑप्शन बी है सिफेलिक, ऑप्शन सी है लंबवत और ऑप्शन डी है ब्रीच। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? लंबवत इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसी होती है? लंबवत। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, समय से पूर्व झिल्लियों के फटने से आप क्या समझती हैं? समय से पूर्व झिल्लियों के फटने से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया झिल्लियों का गर्भावस्था के 37 सप्ताह पश्चात परंतु प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व ही फट जाना। दूसरा ऑप्शन है प्रसव प्रक्रिया की प्रथम एवं द्वितीय अवस्था की सम्मिलित अवधि 18 घंटे से अधिक हो जाना। तीसरा है टर्म के समय अमनियोटिक द्रव्य की मात्रा 200 मिली से कम होना। और चौथा ऑप्शन है टर्म के समय अमनियोटिक द्रव्य की मात्रा 2000 मिली से अधिक होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग टिक कीजिए, अपना अपना आंसर लिखिए अपने कॉपी पर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झिल्लियों का गर्भाशय के 37 सप्ताह पश्चात परंतु प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व ही फट जाना। बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक 5 साल के नर शिशु में वृषण कहाँ स्थित होते हैं? तो सभी को आंसर करना है। एक 5 साल के नर शिशु में वृषण कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उदर गुहा में, ऑप्शन नंबर बी है वृषण कोश में, ऑप्शन नंबर सी है शीशन में और ऑप्शन नंबर डी है किडनी में। तो बताइए एक 5 साल के नर शिशु में वृषण कहाँ पर स्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? वृषण कोश। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण कोश। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेसिपिटेड प्रसव से आपका क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि प्रेसिपिटेड प्रसव से आपका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है वह स्थिति जिसमें गर्भावस्था 42 सप्ताह की अवधि के पश्चात भी जारी रहती है। दूसरा है जब प्रसव प्रक्रिया सामान्य अवधि की तुलना में बहुत कम समय में घटित हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है जब पर्याप्त गर्भाशय संकुचनों के बाद भी गर्भस्थ शिशु के गर्भ प्रस्तुत अंग में नीचे की ओर कोई प्रगति नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है जब प्रसव प्रक्रिया गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। तो आपको बताना क्या है कि प्रेसिपिटेड प्रसव से आपका क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जब प्रसव प्रक्रिया सामान्य अवधि की तुलना में बहुत कम समय में घटित हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेसिपिटेड प्रसव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग लगातार अपने ऑप्शनों को नोट करते चलिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 100 में से कितने सही निकले हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी हैं। आपको बताना है इनमें से उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया गया महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दूसरा है नर्स ग्रेड प्रथम, तीसरा है सर्जन और चौथा है फिजिशियन। तो बताइए निम्नलिखित में से उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, महिला स्वास्थ्यकर्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस रोग की उद्भवन अवधि सबसे कम होती है? आपको बताना है कि जो 4 रोग दिए गए हैं नीचे, इनमें से किस रोग की उद्भवन अवधि सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 है हैजा, दूसरा है एड्स, तीसरा है क्षय रोग और चौथा है खसरा। तो इन चारों में से किस रोग की उद्भवन अवधि सबसे कम होती है आपको यह बताना है। तो सभी लोग अपना आंसर कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? हैजा की जो उद्भवन अवधि होती है वो सबसे कम होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हैजा। क्या होगा? हैजा। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका बच्चों को कौन सी बीमारियों से बचाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका बच्चों को कौन सी बीमारियों से बचाता है।
तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर कीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, डीपीटी का टीका बच्चों को डिप्थीरिया, परट्यूसिस तथा टिटनस से बचाता है। क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया, परट्यूसिस तथा टिटनस से बचाता है। यह क्वेश्चन सभी का सही निकलना चाहिए था क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन था डीपीटी वाला, डिप्थीरिया, परट्यूसिस तथा टिटनस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है सार्स का संचारण किस मार्ग द्वारा होता है। आपको बताना है कि सार्स का संचारण किस मार्ग द्वारा होता है। ऑप्शन 1 है मालीय मुखीय मार्ग द्वारा, ऑप्शन बी है बिंदुक संक्रमण द्वारा, ऑप्शन सी है असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा, ऑप्शन डी है रोगाणु के घाव में प्रवेश द्वारा। तो आपको आंसर करना है सार्स का संचारण किस मार्ग द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बिंदुक संक्रमण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बिंदुक संक्रमण द्वारा सार्स का संचारण होता है बिंदुक संक्रमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक महिला स्वास्थ्यकर्ता द्वारा गृह मुलाकात किए जाने पर उसे पता लगता है कि एक परिवार में एक दंपति एड्स से ग्रसित है। महिला स्वास्थ्यकर्ता उस दंपति को क्या सलाह देगी। ऑप्शन नंबर 1 है महिला स्वास्थ्यकर्ता उस दंपति को गर्भ निरोधक का स्थायी साधन अपनाने की सलाह देगी। ऑप्शन नंबर बी है महिला स्वास्थ्यकर्ता उस दंपति को गर्भ निरोधन का अस्थायी साधन अपनाने की सलाह देगी। ऑप्शन नंबर सी है महिला स्वास्थ्यकर्ता उस दंपति को चिकित्सीय परामर्शानुसार नियमित रूप से एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेने की सलाह देगी। और ऑप्शन नंबर डी है महिला स्वास्थ्यकर्ता उस दंपति को चिकित्सीय परामर्शानुसार नियमित रूप से डॉट्स लेने की सलाह देगी। तो आपको बताना है इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग आंसर करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महिला स्वास्थ्यकर्ता उस दंपति को चिकित्सीय परामर्शानुसार नियमित रूप से एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेने की सलाह देगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से आशा के कार्यों में शामिल नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से आशा का कौन सा कार्य नहीं है। पहला है टीकाकरण में सहायता, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य शिक्षा, तीसरा है संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन, और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो बताइए निम्न में से आशा के कार्य में क्या शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी को आंसर करना है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन करना, यह आशा के कार्यों में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में शामिल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में शामिल है। पहला ऑप्शन है इसकी आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, दूसरा है यह श्रोताओं की बुद्धि एवं समझ के अनुसार होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है यह लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी सही हैं, इसके ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है रोगी की देखभाल और प्रेक्षणों को लिखना या उनका प्रपत्र तैयार करना कहलाता है। आपको बताना है रोगी की देखभाल और प्रेक्षणों को लिखना या उनका प्रपत्र तैयार करना क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 है अभिलेखन, ऑप्शन बी है संवाद देना, ऑप्शन सी है भाषण देना, और ऑप्शन डी है परिचर्या। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। रोगी की देखभाल और प्रेक्षणों को लिखना या उनका प्रपत्र तैयार करना कहलाता है। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सभी के पास में शेयर नहीं किया है तो हर बहन के पास में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम करवाने वाले हैं आपको आपके 38 के 38 चैप्टरों का एक एक क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से मिलने वाले हैं। तो आप सभी के पास में क्लास को शेयर कर दीजिए। जितनी ज़्यादा लोगों के पास आप क्लास को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। तो आपको बस यही करना है कि इस क्लास को हर बहन के पास तक पहुँचाना है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्लास को पहुँचा दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। जितने भी आपके एएनएम से संबंधित ग्रुप बने हैं सभी के ऊपर इस क्लास को भेज दीजिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 25 का
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, अभिलेखन। बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, अभिलेखन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में शामिल लक्ष्य थे। आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में कौन से लक्ष्य शामिल थे। पहला ऑप्शन दिया है सकल जन्म दर को वर्ष 2000 तक 12 प्रति हजार तक लाना। दूसरा है शिशु मृत्यु दर को 2000 तक 60 प्रति हजार तक लाना। तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2000 तक प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली गर्भवती माताओं की संख्या को 100% तक लाना। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी बिल्कुल सही आंसर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी लक्ष्य जो हैं 1983 की स्वास्थ्य नीति में शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो कि यूपी SSSC के द्वारा आपका सिलेबस बनाया गया है, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, UTI का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है UTI का पूरा नाम क्या हो जाएगा। UTI का पूरा नाम बताना है, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है यूरिनल ट्राई इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है यूनिफॉर्म ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए UTI का पूरा नाम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से दर्द निवारक दवा कौन सी। आपको बताना है इनमें से दर्द निवारक दवा कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया गया है मोरिफिन सल्फेट, क्या है, मोरिफिन सल्फेट। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आइबुप्रोफेन, और तीसरा ऑप्शन है एस्प्रिन, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से दर्द निवारक दवा कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है मोरफिन सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी है आइबुप्रोफेन, और ऑप्शन नंबर सी है एस्प्रिन, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी की सभी क्या हैं, दर्द निवारक दवाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है एमिकासिन, क्या है, एमिकासिन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जेंटामाइसिन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एजिथ्रोमाइसिन, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जल्दी जल्दी अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे के उल्टी करने पर मुंह से निकलने वाला सफ़ेद 6 से 8 इंच लंबा जंतु होता है। पहला ऑप्शन दिया गया फीता क्रम, दूसरा है पटेरा, तीसरा है धागा क्रम, चौथा है ये सभी। तो बताइए कि बच्चे के उल्टी करने पर मुंह से निकलने वाला सफ़ेद 6 से 8 इंच लंबा जंतु कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है वो, पटेरा होता है। क्या होता है, पटेरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31, निम्नलिखित में से कौन से मार्ग से दी हुई दवा अन्य की तुलना में सबसे जल्दी प्रभाव दिखाती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से मार्ग से दी हुई दवा अन्य की तुलना में सबसे जल्दी प्रभाव दिखाती है। पहला ऑप्शन है मुंह द्वारा, दूसरा है SC इंजेक्शन के द्वारा, तीसरा है IV इंजेक्शन के द्वारा, चौथा ऑप्शन है IM इंजेक्शन के द्वारा। तो सभी लोग आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन से मार्ग से दी हुई दवा अन्य की तुलना में सबसे जल्दी प्रभाव दिखाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, IV इंजेक्शन के द्वारा। क्या होगा, IV इंजेक्शन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी वैक्सीन बच्चे को डिप्थीरिया से बचाती है। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो बच्चे को डिप्थीरिया से बचाती है। ऑप्शन नंबर ए है DPT, ऑप्शन नंबर बी है DT, ऑप्शन नंबर सी है पेंटावेलेंट, और ऑप्शन नंबर डी है ये तीनों। तो बताइए निम्न में से कौन सी वैक्सीन बच्चे को डिप्थीरिया से बचाती है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस क्लास को फिर से एक बार सभी के पास में शेयर कर दीजिए। क्लास को लगातार शेयर करना है आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचानी है, तभी हम आपके 38 के 38 चैप्टर आपको कवर करवाने वाले हैं। उसके बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन 38 चैप्टरों से, फिर आपकी मैराथन चलने वाली 1 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक। तो आप लोगों को बस यही करना है कि इस क्लास को आपको सभी के पास तक पहुँचाना है। जितने भी आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हैं एनएम से संबंधित, हर एक ग्रुप पर ये क्लास आपको भेज देनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही क्या हैं, डिप्थीरिया से बचाते हैं, DPT, DT और पेंटावेलेंट।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 है, निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन, पानी, वस्त्र, दवाएं आदि उपलब्ध करवाने से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन दिया गया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, दूसरा है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तीसरा है भारतीय बाल विकास परिषद, चौथा ऑप्शन है हिंदू कुष्ठ निवारण संघ। तो सभी लोग आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 का क्या सही आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, परिचर्या सेवा एक प्रमुख विभाग है, आपको बताना है परिचर्या सेवा एक प्रमुख विभाग है, इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है स्वास्थ्य विभाग का, दूसरा है नगर महापालिका का, तीसरा है उद्योगों का, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? स्वास्थ्य विभाग का, बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बिस्तर पर स्नान कराते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? बिस्तर स्नान कराते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्नान का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी है रोगी का प्रकार, ऑप्शन नंबर सी है आवश्यक सामग्री और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या? स्नान का उद्देश्य, रोगी का प्रकार और आवश्यक सामग्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका, ये सभी आगे है। क्वेश्चन नंबर 36, इंसुलिन अंतःक्षेपण, इंसुलिन अंतःक्षेपण प्रायः दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है शिरांतर्गत, ऑप्शन नंबर 2 है मांसांतर्गत और ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इंसुलिन अंतःक्षेपण प्रायः दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या था? शिरांतर्गत और ऑप्शन नंबर बी है मांसांतर्गत और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जी मिचलाने एवं उल्टी को रोकने की दवा होती है, सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जी मिचलाने एवं उल्टी को रोकने की दवा इनमें से कौन सी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होती है? एंटी एमेटिक होती है। क्या होती है? एंटी एमेटिक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका, एंटी एमेटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, एल्जाइमर्स रोग की प्रथम अवस्था का लक्षण होता है, आपको बताना है एल्जाइमर्स रोग की प्रथम अवस्था का लक्षण क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया बेचैनी, दूसरा है दौरे पड़ना, तीसरा ऑप्शन है गहन मूर्छा और चौथा ऑप्शन है स्मृति ह्रास यानी कि याददाश्त चले जाना। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या सही आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है? याददाश्त चली जाती है यानी कि स्मृति का ह्रास होना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बंद बिस्तर खुले बिस्तर में बदल जाता है जब, आपको बताना है कि बंद बिस्तर खुले बिस्तर में बदल जाता है जब। ऑप्शन नंबर ए है उसके सबसे ऊपरी वस्तुओं को पुनः मोड़ दिया जाए, दूसरा है रोगी बिस्तर पर ना हो, तीसरा है बिस्तर स्टोर में रखा हो, तीसरा है बिस्तर पर रोगी का परिचित सो रहा हो। तो बताइए बंद बिस्तर खुले बिस्तर में बदल जाता है जब, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाता है? उसके सबसे ऊपरी वस्त्रों को पुनः मोड़ दिया जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जुओं को मारने में डॉट डॉट एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए जुओं को मारने में किस एसिड का प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 है कार्बोलिक एसिड, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन नंबर सी है ग्लिसरीन और ऑप्शन नंबर डी है बोरिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कार्बोलिक एसिड सही हो जाएगा इसका। क्या? कार्बोलिक एसिड को जुओं को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ADH क्या है? ADH क्या है? ऑप्शन नंबर ए है या एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी है या एक पाचन एंजाइम है, ऑप्शन नंबर सी है या एक रक्त कोशिका और ऑप्शन नंबर डी है या एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो बताइए ADH क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ADH एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है या ADH, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानसिक बीमारी का उदाहरण है, आपको बताना है ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से मानसिक बीमारी का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है एक्लेम्पिसिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सीजोफ्रेनिया, तीसरा ऑप्शन है पेप्टिक अल्सर और चौथा ऑप्शन दिया गया डिप्थीरिया।
तो आपको बताना है निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, निम्न में से मानसिक बीमारी का उदाहरण क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से जो मानसिक बीमारी का उदाहरण है वो है सीजोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका, सीजोफ्रेनिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस विटामिन का नाम राइबोफ्लेविन है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन जिसका नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन B9। तो बताइए राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, विटामिन B2। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिला में कार्डियक आउटपुट प्रायः घटता है, बढ़ता है, कुछ में घटता है और कुछ में बढ़ता है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए गर्भावस्था के दौरान महिला में कार्डियक आउटपुट प्रायः, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं, निम्न में से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शिशुओं को टीके लगाना। ऑप्शन नंबर बी स्टाफ नर्स को सुपरवाइजर करना। ऑप्शन नंबर सी है गर्भवती महिला को उचित सलाह देना, और ऑप्शन नंबर डी है गृह मुलाकात करना। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, स्टाफ नर्स को सुपरवाइज करना या महिला स्वास्थ्यकर्ता का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, घाव की सफाई निम्न में से किस रासायनिक विसंक्रामक का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि घाव की सफाई हेतु निम्न में से किस रासायनिक विसंक्रामक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है स्प्रिट, ऑप्शन नंबर 2 है बीटाडीन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी क्या हैं, घाव की सफाई करने हेतु रासायनिक विसंक्रामक हैं ये सभी के सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, 9 माह की उम्र पर बच्चे को विटामिन ए, क्या है क्वेश्चन, 9 माह की उम्र पर बच्चे को विटामिन ए 1 लाख IU की खुराक पिलाई जाती है। यहाँ IU का अर्थ है आपको बताना है, यहाँ पर IU का मतलब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, और ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रीय यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 का सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है। IU का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट। अगला क्वेश्चन है, STD का पूरा नाम क्या होगा। आपको बताना STD का पूरा नाम क्या होगा। STD का जो पूरा नाम हो जाएगा वह इनमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। आप लोग अपना अपना आंसर अपने अपने कॉपी पर लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या हो जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी बीमारी का शुरुआती अवस्था में निदान कर उपयुक्त उपचार देना उदाहरण है। प्राथमिक रोकथाम का, दूसरा है द्वितीयक रोकथाम का, तीसरा है तृतीयक रोकथाम का, और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ रोकथाम का। तो बताइए किसी बीमारी का शुरुआती अवस्था में निदान कर उपयुक्त उपचार देना किस चीज़ का उदाहरण है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, द्वितीयक रोकथाम। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक रोकथाम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, गर्भावस्था के बारे में सत्य कथन है। आपको बताना है गर्भावस्था के बारे में सत्य कथन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है फंडल ऊंचाई बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 2 है MC अनुपस्थित रहती है, ऑप्शन नंबर 3 है वजन बढ़ता है, और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपको करना है, गर्भावस्था के बारे में सत्य कथन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि फंडल ऊंचाई बढ़ती है, MC अनुपस्थित रहती है और वजन बढ़ता है। तो ये सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो आप लोग एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में कि अभी तक आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। और अगर अभी तक आपको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपनी सभी बहनों के पास में भेज दीजिए, अपने व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर भेज दीजिए। सभी ग्रुप पर इस वीडियो को हर बहन के पास तक आपको भेजना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग बताते चलिए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, या फिर आप जहां से जुड़े हैं वहां से अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि 51 है, निम्न में से सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों में शामिल है। आपको बताना है इनमें से सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों में शामिल होने वाला क्या है। पहला ऑप्शन दिया माध्याह्न भोजन कार्यक्रम, दूसरा है विशेष पोषण कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है समेकित बाल विकास योजना, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम और समेकित बाल विकास योजना, यानी कि ये सभी के सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में शामिल हैं। तो आपको बताना है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में इनमें से क्या शामिल है। ऑप्शन 1 है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य देखभाल करना या फिर प्रदान करना। दूसरा है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन। तीसरा ऑप्शन है अस्पतालों में दूध, दवाइयों, उपकरण आदि की आपूर्ति करना। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का अगर आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। इसका ये सभी के सभी कार्य होते हैं इंडियन रेड क्रॉस के, ए, बी और सी, ये सभी के सभी कार्य किसके होते हैं? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यूनिसेफ का जो पूरा नाम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर नंबर है ए बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महिला के मूत्र के किस पदार्थ की उत्पत्ति या इंगित करती है कि महिला गर्भवती है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा। निम्न में से महिला के मूत्र में किस पदार्थ उत्पत्ति या इंगित करती है कि महिला गर्भवती है? ऑप्शन नंबर ए है HCG। क्या है? HCG। ऑप्शन नंबर बी है क्रिएटिनिन। ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर अगर आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? HCG इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए HCG। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न बीमारियों में से विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी है। तो बताइए इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो विटामिन B12 की कमी से हो सकती है? पहला ऑप्शन है दांतों की कमजोरी, दूसरा है घाव का देरी से भरना, तीसरा है पर्नीसियस एनीमिया और चौथा ऑप्शन दिया गया रात्रि में दिखाई नहीं देना। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पर्नीसियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से होता है पर्नीसियस एनीमिया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, फ्रैक्चर के दौरान प्रदान की जाने वाली प्राथमिक सहायता है। तो आपको बताना क्या है कि फ्रैक्चर के दौरान प्रदान की जाने वाली प्राथमिक सहायता क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया फ्रैक्चर वाले स्थान को अनावश्यक ही हिला डुलाए नहीं। दूसरा है खपच्ची का उपयोग करते हुए हड्डी के टूटने वाले स्थान को स्थिर रखें। ऑप्शन नंबर सी है रोगी को सांत्वना दें एवं उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको बताना है क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये तीनों सही हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। उपयुक्त सभी के सभी सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से माला एन के बारे में सत्य कथन है। आपको बताना है निम्न में से माला एन के बारे में सत्य कथन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इसके एक पैकेट में 30 गोलियां होती हैं। दूसरा है यह महिला द्वारा उपयोग में लिए जाने वाली स्थायी गर्भ निरोधक का साधन है। तीसरा है इसका एक पैकेट महिला को 5 वर्ष तक गर्भवती होने से रोकता है। चौथा ऑप्शन है यह महिला द्वारा उपयोग में लिए जाने वाला अस्थायी गर्भ निरोधक का साधन है। सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि 57 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह महिला द्वारा उपयोग में लिए जाने वाला अस्थायी गर्भ निरोधक का साधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको करवाने वाले हैं आपके 38 के 38 चैप्टरों से बनने वाले एक एक क्वेश्चनों की तैयारी। तो लगातार बने रहिए सेशन में, और इस क्लास को पूरी की पूरी देखना है आपको बिना स्किप किए हुए, और सभी के पास में इसको सेंड भी करना है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में शामिल है। भारत की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में क्या शामिल है? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 क्या है? संक्रामक बीमारियों से संबंधित समस्याएं। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्याएं। तीसरा है चिकित्सा देखभाल संबंधी समस्याएं, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी की सभी समस्याएं भारत की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण है। हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण क्या है? पहला ऑप्शन देगा पर्यावरण में रोगजनक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। दूसरा है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की मौजूदगी। तीसरा है जनसंख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि।
चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे देश में उपयुक्त सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण है। अगला क्वेश्चन दिया है, व्यक्ति को हार्ट अटैक क्यों आता है? आपको बताना है कि व्यक्ति को हार्ट का अटैक क्यों पड़ता है। ऑप्शन 1 है मायोकार्डियम में रक्त आपूर्ति बढ़ जाने से, दूसरा है मायोकार्डियम में रक्त आपूर्ति कम हो जाने से, तीसरा है शरीर में प्रोटीन की कमी से, चौथा ऑप्शन है शरीर में विटामिन की कमी से। तो आपको बताना है व्यक्ति में हार्ट अटैक क्यों आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायोकार्डियम में रक्त आपूर्ति कम हो जाने से व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एमडीटी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है एमडीटी का पूरा नाम क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया मल्टी ड्रोन टाइम, दूसरा है मल्टी ड्रग्स थेरेपी, तीसरा ऑप्शन दिया गया मोर ड्रग्स थेरेपी और चौथा ऑप्शन है मल्टी ड्रग्स टाइम। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 यानी कि 61 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा मल्टी ड्रग्स थेरेपी। एमडीटी का पूरा नाम क्या होता है? मल्टी ड्रग्स थेरेपी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62, निम्न में से मानसिक रोगी के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली एक कौन सी है? आपको बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से मानसिक रोगी के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली एक कौन सी है। पहला ऑप्शन हेलोपेरिडोल, दूसरा ऑप्शन है फ्लोक्सेटिन और तीसरा ऑप्शन है सोडियम वेलप्रोएट, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए निम्न में से मानसिक रोगी के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली एक कौन सी दवा है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ये सभी के सभी लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आश्वसनता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है आश्वसनता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है छाती के ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया को माप कर, दूसरा है 30 सेकंडों में श्वसनों की गिनती कर, तीसरा ऑप्शन है हवा बाहर निकलने की आवाज़ सुनकर, चौथा ऑप्शन है हवा के बाहर की अनुभूति फील करके। सभी लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 यानी कि 63 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सेकंडों में श्वसनों की गिनती कर आश्वसनता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते। तो क्वेश्चन है एक खसरे से ग्रसित बालक में निम्न में से कौन सी जटिलता उत्पन्न हो सकती है? आपको बताना है कि खसरे से ग्रसित बालक में निम्न में से कौन सी जटिलता उत्पन्न हो सकती है। पहला ऑप्शन है निमोनिया, दूसरा ऑप्शन है मध्य कर्ण का संक्रमण, तीसरा ऑप्शन है एनसीफेलाइटिस, तीसरा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए एक खसरे से ग्रसित बालक में निम्न में से कौन सी जटिलता उत्पन्न हो सकती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी की सभी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं खसरे से ग्रसित बालक में। अगला क्वेश्चन है शिशु से आप क्या समझती हैं? आपको बताना है शिशु से आप क्या समझती हैं। 28 दिन से 1 वर्ष तक के बच्चे, दूसरा है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, तीसरा है माँ के गर्भ में मौजूद बच्चे, चौथा ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे। तो आपको बताना है कि आप शिशु से क्या समझती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो 65 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 दिन से 1 वर्ष तक के बच्चे शिशु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 28 दिन से 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है शरीर की मास्टर ग्लैंड होती है। आपको बताना है शरीर की मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा है बाह्यस्रावी ग्रंथि, तीसरा है स्वेद ग्रंथि। शरीर की मास्टर ग्लैंड कौन होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा शरीर की मास्टर ग्लैंड कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि को हम कहते हैं शरीर की मास्टर ग्लैंड। शरीर की मास्टर ग्लैंड होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सभी को आंसर करना है पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। ऑप्शन 1 है मुंह से, ऑप्शन बी है ग्रास नली से, ऑप्शन सी है आमाशय से और ऑप्शन डी है छोटी आंत से। तो सभी लोग आंसर कीजिए पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मुंह से। अगला क्वेश्चन है हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। आपको बताना है कि इनमें से हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा है कुष्ठ रोग, तीसरा है क्षय रोग, चौथा ऑप्शन है पोलियो। तो बताना है कि हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा से फैलने वाली बीमारी है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षय रोग कौन है? क्षय रोग जो है ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है? आपको बताना है इनमें से एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए और इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक घोल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? सेवलोन 5% जो है ये एंटीसेप्टिक घोल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सेवलोन 5%। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सहायता का उद्देश्य होता है, आपको बताना है प्रथम सहायता का उद्देश्य होता है, ऑप्शन 1 है हताहत की चिकित्सा करना, ऑप्शन बी है हताहत की मृत्यु होने से रोकना और उसकी क्षतियों की ओर अधिक घातक होने से रोकना, तीसरा ऑप्शन है शांति से खड़े होकर हताहत को होश में लाना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है प्रथम सहायता का उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हताहत की मृत्यु होने से रोकना और उसकी क्षतियों की ओर अधिक घातक होने से रोकना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 71, वीनिंग से आप क्या समझती हैं? आपको बताना है वीनिंग से आप क्या समझती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपको आंसर करना है, ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। वीनिंग से आप क्या समझती हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है बालक के जन्म के बाद माँ के स्तनों में शुरुआती 2 से 3 दिनों तक आने वाला गाढ़ा पीला दूध। दूसरा ऑप्शन है बालक को 6 माह की उम्र पर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है 6 माह की उम्र तक बालक को केवल स्तनपान करवाना, ऊपर से कुछ भी नहीं देना। और ऑप्शन नंबर डी है पीलिया के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली उपचारात्मक पद्धति। तो वीनिंग से आप क्या समझते हैं? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक को 6 माह की उम्र पर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार प्रारंभ करवाने की प्रक्रिया वीनिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, परिचर्या यानी कि देखभाल योजना होती है। तो आपको बताना है कि परिचर्या यानी देखभाल की योजना कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है रोगी की सहायतार्थ परिचारिका द्वारा अपनाई जाने वाली पूर्व निर्धारित आवश्यक क्रियाएं। दूसरा है कार्य चिकित्सक द्वारा लिखित योजना। तीसरा है सभी रोगियों के समान कार्य। चौथा है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? रोगी की सहायतार्थ परिचारिका द्वारा अपनाई जाने वाली पूर्व निर्धारित आवश्यक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुकर खांसी की उद्भव अवधि है, आपको बताना है कुकर खांसी की उद्भव अवधि कितनी है? 7 से 14 दिन, 7 से 14 महीने, 7 से 14 घंटे या फिर 9 महीने। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? 7 से 14 दिन कुकर खांसी की उद्भव अवधि होती है, कितनी? 7 से 14 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? आपको बताना है कि चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है। ऑप्शन 1 है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है फंगी। तो बताइए चिकन पॉक्स इनमें से किसके द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकन पॉक्स होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है चिकन पॉक्स। अगला क्वेश्चन क्या है? 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? पार्किंसन के रोग में क्या असत्य है, आपको बताना है। इनमें से पार्किंसन के रोग में क्या असत्य है? पहला ऑप्शन है रोगी में मस्तिष्क के कार्य सर्वप्रथम प्रभावित होते हैं। दूसरा है पार्किंसन रोग मस्तिष्क के भाग को नष्ट करता है। तीसरा ऑप्शन है पेशियों में कड़ापन, धीमी गतियां, डगमगाकर चलना आदि लक्षण पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है रोगियों को क्षतियों चोट लगने से बचाने की आवश्यकता पड़ती है। तो पार्किंसंस के रोग में जो असत्य कथन है वो इसमें से है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाता है? रोगी में मस्तिष्क के कार्य सर्वप्रथम प्रभावित होते हैं। तो यही इसका असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जल प्रदूषण से आप क्या समझती हैं? आपको बताना है जल प्रदूषण से आप क्या समझती हैं। ऑप्शन नंबर ए है जल में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दूसरा ऑप्शन है वायु में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हों। तीसरा है वायु का अनुपस्थित होना और चौथा ऑप्शन है जल का अनुपस्थित होना। तो जल प्रदूषण से आप क्या समझती हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? जल में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77। बहुमूत्रता शब्द संदर्भित करता है। ऑप्शन ए भोजन का अधिक लेना, ऑप्शन बी है अत्यधिक प्यास, ऑप्शन सी है मूत्र का अत्यधिक त्याग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी को बताना है बहुमूत्रता शब्द संदर्भित करता है, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूत्र का अत्यधिक त्याग जो है यह बहुमूत्रता शब्द संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त निर्माण का कार्य करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त निर्माण का कार्य करता है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा है पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन है किडनी और चौथा है यकृत। तो आपको बताना है मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त निर्माण का कार्य करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? यकृत जो है ये पित्त निर्माण का कार्य करता है, यकृत। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रोटीन का उदाहरण है, आपको बताना है इनमें से प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है एल्बुमिन्स और सी है लेसिथिन्स और डी है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आपको बताना है इन चारों में से प्रोटीन का उदाहरण कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? एल्बुमिन्स जो है ये प्रोटीन का उदाहरण है, एल्बुमिन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भ्रूणीय कपाल में पाए जाने वाला कौन सा फोंटानेल ब्रेगमा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि भ्रूणीय कपाल में पाया जाने वाला कौन सा फोंटानेल ब्रेगमा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 है पार्श्व फोंटानेल, ऑप्शन बी है पश्च फोंटानेल और ऑप्शन सी है अग्र फोंटानेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? अग्र फोंटानेल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्न में से सबसे बाहरी भ्रूणीय कला कौन सी, आपको बताना है इनमें से सबसे बाहरी भ्रूणीय कला है। पहला ऑप्शन है मायोमेट्रियम, क्या है? मायोमेट्रियम। दूसरा ऑप्शन है प्लेसेंटा या अपरा, तीसरा ऑप्शन है एमनियान, क्या है? एमनियान। चौथा ऑप्शन है कोरियान। तो आपको बताना है निम्न में से सबसे बाहरी भ्रूणीय कला है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है? कोरियान जो है या भ्रूण की सबसे बाहरी कला है, आप लोग इसको याद रखना, कोरियान। अगला क्वेश्चन है 82 है निम्न में से सर्विसाइटिस के लक्षणों में शामिल, आपको बताना है इनमें से सर्विसाइटिस के लक्षणों में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 है यौन से बदबूदार स्राव का आना, दूसरा है सर्वाइकल टेंडरनेस और तीसरा ऑप्शन है संभोग के दौरान दर्द और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपको बताना है निम्न में से सर्विसाइटिस के लक्षणों में कौन सा शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी शामिल है इसमें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है मात्र मृत्यु के कारणों में शामिल है, मात्र मृत्यु के कारणों में शामिल है। पहला ऑप्शन है रक्तस्राव, दूसरा है एक्लैम्पसिया या तथा प्री एक्लैम्पसिया, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्र मृत्यु के कारणों में ये सभी के सभी शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। WHO 1948, FAO 1945, तीसरा है ILO 1919, चौथा ऑप्शन है UNDP 1970। तो इनमें से जो एक सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UNDP 1970। ये गलत है, बाकी तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NRHM का पूरा नाम क्या है, NRHM का पूरा नाम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NRHM का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न वैक्सीन्स में से जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है, आपको बताना है इनमें से ये जो वैक्सीन दी गई आपको 4, इनमें से जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है BCG, ऑप्शन नंबर बी है OPV, ऑप्शन नंबर सी है IPV और ऑप्शन नंबर डी है हैजा की वैक्सीन। तो बताइए इन चारों में से जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BCG क्या है? जीवित बैक्टीरियल वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है BCG। निम्न में से किस बीमारी को गलसुआ के नाम से भी जाना जाता है, तो बताइए किस बीमारी को गलसुआ के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर है
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से मलेरिया की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? मलेरिया की प्रथम अवस्था के बारे में बताना है आपको। पहला ऑप्शन है गर्भ अवस्था, दूसरा है शीत अवस्था, तीसरा है पसीने की अवस्था और चौथा ऑप्शन है उल्टी की अवस्था। तो इन चारों में से जो मलेरिया की प्रथम अवस्था होती है वह होती है ऑप्शन नंबर बी, क्या होती है? शीत अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शीत अवस्था। अगला क्वेश्चन है 89, एड्स का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS होता है एड्स। तो क्या होता है? ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब होता है डिफिशियंसी और इसका मतलब होता है सिंड्रोम। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी सही इसका है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विकासशील देशों में बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी? आपको बताना है विकासशील देशों में बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर सी है खाद्य कृषि संगठन और ऑप्शन नंबर डी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देशों में बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था है यूनिसेफ। कौन सी है? यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी खाद्य उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? तो बताइए इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ऐसी है जो खाद्य उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है? ऑप्शन एक है यानी ए है यूनिसेफ, बी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी है खाद्य एवं कृषि संगठन और डी है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? खाद्य एवं कृषि संगठन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए निर्धारित किए गए नैतिक पहलुओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है महिला स्वास्थ्यकर्ता को अपने साथियों के प्रति मधुर व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य देखभाल के क्रियान्वयन में उसे जाति धर्म रंग लिंग सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी द्वारा दी गई सूचनाओं को गोपनीय नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य देखभाल के क्रियान्वयन के दौरान नर्स को रोगी की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सभी को करना है इसका सही आंसर। बताइए क्या सही आंसर है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी द्वारा दी गई सूचनाओं को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुमस्तिष्क शरीर में मस्तिष्क के किस भाग का अंग होता है? अनुमस्तिष्क शरीर में मस्तिष्क के किस भाग का अंग होता है? ऑप्शन एक है यानी ए है अग्र मस्तिष्क का, बी है मध्य मस्तिष्क का और सी है पश्च मस्तिष्क का और डी है चेतक का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा अनुमस्तिष्क जो होता है वो होता है पश्च मस्तिष्क का भाग। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है SOS से आप क्या समझती हैं? आपको बताना है SOS से आप क्या समझती हैं। पहला ऑप्शन है दोपहर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है यदि आपातकाल में आवश्यक हो, तीसरा ऑप्शन है कल सुबह, चौथा ऑप्शन है आज रात को। आपको बताना है SOS से आप क्या समझती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? यदि आपातकाल में आवश्यक हो। तो बिल्कुल सही इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। SOS का मतलब होता है यदि आपातकाल में आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उदाहरण है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी है डायरिया, ऑप्शन नंबर सी है मरासमस और ऑप्शन नंबर डी क्या है? बेरी। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? मरासमस हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 96, निम्न में से कौन सी बीमारी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण हो जाती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण हो जाती है। पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा है डायरिया, तीसरा है मरासमस और चौथा ऑप्शन है बेरी। तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो बीमारी हो जाती है वो हो जाती है स्कर्वी। कौन सी होती है? स्कर्वी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग अस्थमा के रोगी में नेबुलाइजेशन के लिए किया जाता है? अस्थमा के रोगी में नेबुलाइजेशन के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो सभी लोग आंसर कीजिए इनमें से कौन सी दवा ऐसी है।
क्वेश्चन नंबर 97 का सभी लोग आंसर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, साल बूटा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बैक्टीरिया जनित दीर्घकालीन बीमारी है, आपको बताना है इनमें से बैक्टीरिया जनित दीर्घकालीन बीमारी कौन सी है। क्षय रोग है, एड्स है, डेंगू है या फिर कैंसर है। बैक्टीरिया जनित दीर्घकालीन बीमारी इनमें से कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, क्षय रोग। क्या होगा, क्षय रोग, बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है, डियांड फीडिंग से आप क्या समझती हैं। डियांड फीडिंग से आप क्या समझती हैं। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे के भूखा होने पर इसे दूध पिलाना। बी है बच्चे की माँ की छाती से चिपटा कर रखना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे का पहला हरा पीला मल। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चे में अपचित भोजन का बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डियांड फीडिंग से आप क्या समझती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के भूखा होने पर इसे दूध पिलाना, डियांड फीडिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, दर्द युक्त पेशाब होना कहलाता है अनुरिया, ओलीगुरिया या फिर डिसूरिया या फिर पॉलीयूरिया। तो बताइए दर्द युक्त पेशाब होना कहलाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। दर्द युक्त पेशाब करना कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहलाता है, डिसूरिया कहलाता है। दर्द युक्त पेशाब क्या कहलाता है, डिसूरिया। तो आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम। आपको लिंक भी दिया गया होगा इस वीडियो के नीचे, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे के सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पर। तो अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको करना ये काम है कि जो आपने अभी वीडियो देखी है इसको सभी के पास में शेयर कर दीजिए। इसमें एक लिंक दिया होगा, वहाँ से आपको शेयर करना, जाकर के वीडियो को अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप बने हैं एनएम से संबंधित, या फिर आपकी कोई जान पहचान की लड़कियां हैं जो एनएम का एग्ज़ाम देने वाली हैं या फिर एनएम का कोर्स कर रही हैं, उनके सभी के पास में इस वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि पेपर इसी प्रकार का बनने वाला है आपका। और आगे की जो क्लासें रहने वाली हैं वो सारे के सारे आपके 38 के 38 चैप्टरों से संबंधित रहने वाले हैं। जैसे कि आज की क्लास थी, इसमें हमने सभी क्लासों से संबंधित आपके क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से निकलेगा। तो लगातार बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी सभी वीडियो मिलती रहें, नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे, वीडियो नहीं मिलने वाली आपको। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए।